start the lecture 5, part 2, SSC part 2 chemistry. In this lecture we will discuss the sources of the organic compounds and a little bit detail of those compounds we will discuss here, right? अब इसमें आपके पास जो है sources of organic compound आपके पास mainly there are the three sources हैं. This one is the first one natural आपका coal gas है, second is the natural gas and the third one is the petroleum, right? अब आपके पास जो है यहाँ पे coal जो है या कैसे बनती है coal आपके पास जो है this one is prepared from the actually by the biochemical decay of the wood within the millions years. ये एक दिन में नहीं बन जाती या 50 साल में या 100 साल में नहीं बनती. ये तीनों जो सोर्सेज लिखे हैं हम इन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल का मतलब होता है वो चीज़ जो ज़मीन के अंदर दबी रह जाए हज़ारों सालों तक, ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉसिल. इट मीन वो फिर उनसे आगे फिर उन्हीं से जो है वो फ्यूल्स बने हैं हमारे पास. तो इसमें पहला जो हमारा फॉसिल फ्यूल है दिस वन इज द कोल है. कोल असल में सॉलिड फॉर्म में ये फ्यूल अवेलेबल होता है, ब्लैकिश ग्रेश हमारे पास ये सॉलिड होता है. दिस वन इज अ फ्यूल एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये एक कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है. तो कोल बनती कैसी है? सबसे पहले कोल जो बनी हमारे पास आज हम जो कोल यूज करते हैं वो मिलियन बिलियन साल पहले जो लकड़ियाँ थी, जो दरख्त थे, ठीक है, वो कोई जियोलॉजिकल चेंजेस आई, कोई अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो जंगल थे या लकड़ियाँ थी वो दरख्त थे वो ज़मीन के नीचे दब गए. उसके नीचे दबने से क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है उन्होंने उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस हुए. केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो वुड से प्रोडक्ट बनता है वो पीट है. अच्छा, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि अगर आप लॉन में कोई लकड़ी है, ठीक है, और ज़मीन में दब जाए, मट्टी पड़ जाए, तो आप 2-3 साल बाद देखें तो वो भुरभुरी सी ब्राउनिश सी हो जाती है. वो मटेरियल क्या कहलाता है? पीट कहलाता है. ओके, फिर फर्दर जो है वो पीट जो है इसमें अगर ये दबा रह जाए अंडर द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर, ठीक है, देन इट गेट चेंज इनटू लिग्नाइट. वो फिर यानी कि हम जो है वो प्योर से प्योर की तरफ जा रहे हैं, वो लिग्नाइट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है. फिर लिग्नाइट जो है मजीद दबा रह जाए तो अंडर हाई प्रेशर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल चेंज इनटू बिटुमिनस. ठीक है, बिटुमिनस ये वो मोस्टली कोल है जो कि हम यूज करते हैं. हमारे यहाँ जो कोल इस्तेमाल होता है वो बिटुमिनस है. फिर बिटुमिनस पे अगर मजीद प्रेशर पड़े, ठीक है, और इस पे फर्दर चेंजेस आती हैं, इट गेट चेंज इनटू एंथ्रासाइट. तो एंथ्रासाइट एक्चुअली जो है वो बेस्ट क्वालिटी कोल है. असल में होता ये है कि वुड के अंदर जितना भी कार्बन कंटेंट है सारा कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है. बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो उसे थोड़ा सा फ्री करेंगे, ठीक है, मजीद ये और फ्री होता जाएगा. तो एंथ्रासाइट एक्चुअली व्हाई वी कॉल इट द बेस्ट कोल रीजन इज कि इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 90% फ्री कार्बन. इसमें जो फ्री कार्बन हमारे पास यूज होता है दैट इज द 90%, ठीक है. बिटुमिनस इज हैविंग द 80%, this one is having the 70% and peat is the approximately 50%. तो it mean घटिया तरीन अगर हम कोल देखेंगे तो पीट है और बेस्ट हमारे पास एंथ्रासाइट है. अब हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन आपके पास जो है वो कोल अवेलेबल है, इसके सोर्सेज हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोल चूँकि गुड क्वालिटी नहीं है तो हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं मोस्टली फॉर द बेकिंग ऑफ द ब्रिक्स. ये भट्टों में जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 80% हमारा जो कोल है वो इट इज़ यूज फॉर दिस पर्पस. अच्छा, कोल मैंने आपसे कहा कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. तो कोल जो है जब हम इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि अगर हम कोल को ओपन एयर में बंद करेंगे तो इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट विल प्रोड्यूस, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको ओपन एयर में नहीं करते, हम इसको किसी क्लोज कंटेनर के अंदर हम इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. आई एम यूजिंग द वर्ड एब्सेंस, यानी कि ऑक्सीजन ना हो. जब ऑक्सीजन नहीं है तो इट मीन इसकी कंबशन नहीं होगी बल्कि तोड़-फोड़ होगी. तो ऑन decomposition it gets changed into three main products. The one is your solid product. The solid product is called coke, इसे हम residue भी कहते हैं, ठीक है. The second one is your liquid portion, it is called coal tar, and the third one is coal gas.
अच्छा, जो आपका लिक्विड पोर्शन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोल टार एक्चुअली फर्दर इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मजीद करेंगे कोल टार की, तो दिस मिक्सचर ब्रेकअप इनटू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लिक्विड्स में मेथनॉल है, जिसे वुड स्प्रिट का नाम भी दिया जाता है, बेंजीन है, ईथर है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द वुड आपके पास होते हैं, कोल से हम जो ऑब्टेन करते हैं। कोल गैस है हमारे पास यहाँ पे, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल के तौर पे यूज होती है। व्हाट इज इट्स कंपोजिशन? मोनली ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन, मीथेन, दिस वन इज द मेन कंपोजिशन ऑफ दिस कोल गैस। तो सो वी हैव कम टू नो that the coal is very very important source of the organic compounds है हमारे पास। The second one हमारे पास जो fossil fuel है, this one is your natural gas है। natural gas जिसे हम CNG के नाम से कहते हैं, compressed, C stands for compressed NG natural gas, ठीक है। तो natural gas जो है again it is produced by the decomposition of the organic matter, ठीक है। Within the million years में ये भी प्रोड्यूस होता है एंड इट इज प्रोड्यूस मोस्टली इन द सेडिमेंट्री एरियाज में, यानी कि रॉकी एरियाज में, चट्टानी एरियाज में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस इट इज द मिक्सचर ऑफ लो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स। लो कार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो नेचुरल गैस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80% मीथेन है। हम मोस्टली ये कहते हैं नेचुरल गैस जो मीथेन ही है, तो इट इज नॉट द प्योर मीथेन, ये प्योर मीथेन नहीं है, बट देयर इज 80% मीथेन इज प्रेजेंट। ओके, नाउ कम टू द हमारे पास जो है, ओके, दिस नेचुरल गैस एक्चुअली इट्स अ बेस्ट फ्यूल फॉर दोस कंट्रीज व्हिच आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द पेट्रोलियम। लाइक पाकिस्तान में पेट्रोलियम जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ नेचुरल गैस बहुत अहमियत की हामिल है। सो आपने देखा होगा कि पेट्रोल महंगा होता है तो लोग ये CNG के स्टेशन पे लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल तो ये हालात नहीं, लेकिन शायद आपने देखा हो कि 5-6 साल पहले ये हालात होते थे। ओके, अब हम आ जाते हैं पेट्रोलियम। दिस वन इज द थर्ड फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम असल में आया कहाँ से ये वर्ड? It is derived from the two words, the patra and the oleum. Patra means rock, oleum means oil. It means it is quite clear that it is produced in the rocky areas. ठीक है। तो पेट्रोलियम असल में एक थिक विस्की ब्लैकिश लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा सा विस्की सा चिपचिपा सा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी रिफाइनिंग कर लें तो ऑन रिफाइनिंग इट गिव अस पेट्रोलियम। आपके पास ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये सोर्स है ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपके पास जो रॉ ऑयल है, क्रूड ऑयल है, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन से निकलता है, ठीक है। ये इसकी मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट, अगर हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसमें ये आपके पास द फर्स्ट कंपोनेंट नेचुरल गैस है। द सेकंड वन इज नेफ्था, गैसोलीन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन एंड द एस्फाल्ट। ये मैंने कुछ कॉमन कंपोनेंट्स लिखे हैं बेटे, ठीक है। इसमें ऑल दीज कंपोनेंट्स जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे इस साइड पे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देयर बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस साइड। और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। मैं जनरल रूल नहीं बता रही, मैं सिर्फ इन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रही हूँ। नेचुरल गैस आपके पास कार्बन 1 से 4 है, आपके पास ये फ्यूल के तौर पे यूज होता है। नेफ्था में C5 से C8 तक आपके पास आप पढ़ चुके हैं, पेंटेन से ऑक्टेन तक आपके पास होते हैं, ठीक है। ये आपके पास केमिकल फीड स्टॉक भी कहते हैं, जब आप कहते हैं ना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो उसका इंतजार मेनली नेफ्था के ऊपर होता है, ठीक है। जिस तरह अगर आप कहते हैं जी जानवर हैं, अगर चारे की कमी हो जाए तो हम उसे भूसा देते हैं, वो एक फीड स्टॉक है। तो यहाँ पे भी नेफ्था एक फीड स्टॉक है, ये आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी सारी पूरी करता है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैसोलीन। आपके बाइक में, गाड़ियों में जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसको हम, उसका केमिकल नेम क्या है? गैसोलीन हम उसे बोलते हैं। देन केरोसिन, जिसे
इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल है। अच्छा, अब केरोसिन में C8 से C14 है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है इसमें कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड होते हैं। पैराफिन जो है, जिसे वैक्स जो है गाड़ियों में आप अपने इसको लुब्रिकेशन के लिए जो है यूज भी करते हैं, ग्रीस जिसे कहते हैं, इसमें कार्बन नंबर 23 से 29 तक आपके पास मोस्टली होता है। एंड द लास्ट इज एस्फाल्ट। ये आपकी रूफिंग के लिए, जब छत बन जाती है तो उसको पानी से बचाने के लिए, सीपेज से बचाने के लिए हम यूज करते हैं। और सड़कें जो बनते हैं, जिसमें आप लुक कहते हैं, वो जो मेल्ट करके कंक्रीट के अंदर ब्लैकिश मटेरियल डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड द एस्फाल्ट। ओके, तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे हमने 3 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया। अब इसमें जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को आगे लेके चलते हैं। पेट्रोलियम हम बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, आपको इंपोर्ट पे पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद हम उसकी जो है फर्दर रिफाइनिंग करते हैं। तो पाकिस्तान में 4 रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी के बाद हमारे हाथ क्या आता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो तकरीबन 20% होती है। यानी कि अगर आपने 100 गैलन लिया, उस 100 गैलन में से आपको 20 गैलन जो है वो गैसोलीन मिलेगा। तो बाकी ये जो प्रोडक्ट हैं ये भी यूजफुल आपका फ्यूल है, नेफ्था भी है। लेकिन केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, आपके पास पैराफिन, ये इतने इस्तेमाल के नहीं हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं कि आपके कार्बन नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आपके पास हाई कार्बन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इन हाई कार्बन हाइड्रोकार्बन्स का इतना यूज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि अपनी पेट्रोल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ पेट्रोल और द गैसोलीन, वी कैरी आउट द क्रैकिंग। हम इन बड़ी चेन्स को क्रैक कर लेंगे। क्रैक कैसे करते हैं, जैसे ये बड़ी चेन है तो मैं इसको तोड़ के ये छोटी छोटी चेन्स में ले आऊं। ये छोटी लो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स बहुत यूजफुल होते हैं। अब हमने जब इनको तोड़ना है छोटी चेनों में, तो हम इस तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। तो क्रैकिंग इज एक्चुअली डन ऑफ द हाई कार्बन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दे आर कन्वर्टेड इनटू लो कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर मोर यूजफुल। लेकिन मेन इसका पर्पस क्या है, टू मीट द नीड ऑफ द पेट्रोल और द गैसोलीन है। हियर इज अ एग्जांपल। आपके पास एक कार्बन है 16, तो कार्बन 16 जो है, इट मीन इट इज माइट बी आपके पास केरोसिन ऑयल और द लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, जब इसे हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 700 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज कीप इन माइंड दैट नॉट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो इट गेट चेंज इनटू C7H16, हेप्टेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें 3 मोल्स इथीन के बनेंगे एंड 1 मोल ऑफ आपके पास जो है वो प्रोपीन का बनेगा। तो इट मीन ये दो जो प्रोडक्ट हैं, लास्ट प्रोडक्ट, दीज आर द अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो इट मीन एक तो आपका गैसोलीन बन गया, पेट्रोल की जरूरत पूरी होगी। दूसरा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। Okay, cracking is done by 3 ways. The first one is thermal cracking, the second one is catalytic cracking and the third one is the steam cracking. Thermal cracking में जो कि नाम से पता है कि high temperature and high pressure is used, ठीक है। आपके पास इसमें हम हाई हाइड्रोकार्बन्स को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री पे या 200 atm प्रेशर पे हीट करते हैं। तो आपके पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, अनसैचुरेटेड अब आपको पता होना चाहिए, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मोस्टली है, जैसे इथेन या इथाइन वगैरह आपके पास जो है वो बनते हैं। ओके, देन द थर्ड वन, आपके सेकंड वन इज योर कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटलिस्ट जो होता है, यू विल नो कि इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इट मीन जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर को लो करना पड़ेगा, हमें इतना ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो सिलिका एंड एलुमिना होता है। तो जब सिलिका और एलुमिना की प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्रैकिंग करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर 500 पे भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम गुड क्वालिटी गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं, और क्वालिटी गैसोलीन की हम डिस्क्राइब करते हैं इन द टर्म्स ऑफ हाई ऑक्टेन गैसोलीन। द थर्ड क्रैकिंग इज द स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग हम कैसे करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिक जो भी आपके हाई हाइड्रोकार्बन्स हैं पहले उन्हें वेपोराइज कर लेते हैं, फिर हम उसे स्टीम के साथ मिक्स करते हैं। अगर डायग्राम विजिबल है तो ग्रीन इज द हाइड्रोकार्बन और द ब्लू इज द आपके पास स्टीम के पार्टिकल्स हैं। हमने इनको मिक्स करना है और हीट करना है अप टू 900 डिग्री। इट मीन
उसमें इमर्ज हो जाएंगे, एक होमोजेनाइज मिक्सचर बन जाता है। देन व्हाट वी डू, वी सडनली कूल इट। जब सडनली कूल करेंगे तो आपके ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं इनको आपस में जुड़ने का इतना वक्त नहीं मिलेगा, तो जो जहां है वहीं पर जुड़ जाएगा। तो आप देखते हैं कि हमारे पास लो कार्बन चेन्स आ जाती हैं और हमारी जो वाटर है लिक्विफाई होने से अलग हो जाएगा। तो सो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को इससे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।